हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर के उपस्थित हुई हूँ आप सभी के सामने काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्द अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। किस आचार्य की परिभाषा है? ए भामा, बी आनंदवर्धन, सी कुंतक और डी मम्मट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भामा। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? ए शब्दार्थों सहितम काव्यम, बी इष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, सी ननु शब्दार्थों काव्यम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। आगे है प्रश्न नंबर 3, दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? ए भरतमुनि, बी भामा, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मम्मट। प्रश्न नंबर 4, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है निम्नलिखित में से कौन सी है? ए रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है, बी रीति रस अलंकार गुणयुक्त शब्दार्थ समूह ही काव्य है, सी दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ काव्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5, जिस प्रकार आत्मा ही मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था डैश कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो अर्थ विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों से करिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए साध्य दशा, बी रस दशा, सी आनंद दशा और डी मुक्ति दशा। तो इसका सही उत्तर होगा रस दशा, क्योंकि यहाँ इसमें दिया है कि इसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। आगे है प्रश्न नंबर 6, उपर्युक्त कथन के लेखक हैं। इस कथन के लेखक कौन हैं? ए गुलाब राय, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 7, किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? ए पी शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी है मैथ्यू अर्नाल्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मैथ्यू अर्नाल्ड। अब है इसमें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता? ए भरतमुनि, बी भामा, सी विश्वनाथ और डी केशवदास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतमुनि। प्रश्न नंबर 9, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ए दंडी, बी भामा, सी आनंदवर्धन,
डी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भामह। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? ए राजशेखर, बी कुलपति मिश्र, सी भरत मुनि और डी कुंतक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। प्रश्न नंबर 11, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? ए भामह, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ और डी कुंतक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुंतक। कुंतक सही होगा। अब है प्रश्न नंबर 12, आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना? आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? ए ध्वनि, बी रस, सी वक्रोक्ति और डी अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि। प्रश्न नंबर 13, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए भरत मुनि, बी कुंतक, सी वामन और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वामन। प्रश्न नंबर 14, रीतिरात्मा काव्यस्य किसने कहा है? ए क्षेमेंद्र, बी वामन, सी कुंतक और डी भरत मुनि। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा वामन। प्रश्न नंबर 15, भूषण बिनु न बिजराई कविता बनिता मिथ किसकी उक्ति है? ए चिंतामणि, बी भूषण, सी केशवदास और डी पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केशवदास। प्रश्न नंबर 16, आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए वक्रोक्ति संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी ध्वनि संप्रदाय और डी औचित्य संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी औचित्य संप्रदाय। प्रश्न नंबर 17, काव्य में काव्य गुण को क्या कहा जाता है? ए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, बी काव्य में रोचकता पैदा करने वाला तत्व, सी काव्य को संगीत में बनाने वाला तत्व, डी काव्य में रस उत्पत्ति करने वाला तत्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। प्रश्न नंबर 18, मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो मुख्य रूप से काव्य के 3 गुण माने गए हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? ए माधुर्य, बी ओज, सी औचित्य और डी प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा औचित्य। प्रश्न नंबर 20, काव्य में कवि समय का अर्थ है? ए कवि का जीवन काल, बी कवि की जन्म मृत्यु की तिथि, सी काव्य रचना का समय और डी कवि समाज में परंपरा से मानी हुई बातें परिपाटियां। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कवि समाज में परंपरा से मानी हुई बातें या परिपाटियां। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कल्पना का कौन सा कार्य नहीं है? ए प्रत्यक्ष वस्तु वर्णन, बी बिंब विधान, सी रचना, डी प्रतीक रचना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रचना। बिंब किसे कहते हैं? ऑप्शन ए किसी अमूर्त के भाव चित्र को, बी अलंकार सौंदर्य को, सी रस के मूर्तिकरण को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किसी अमूर्त के भाव चित्र को। प्रश्न नंबर 22,
अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है? ए बिंब, बी प्रतीक, सी रसविधान, डी औचित्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतीक। प्रश्न नंबर 24, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं? ए आनंदवर्धन, बी भरतमुनि, सी भामा और डी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भामा। प्रश्न नंबर 25, आचार्य वामन ने काव्य के कौन से दो मुख्य प्रयोजन माने हैं? ए काम और मोक्ष, बी धर्म और अर्थ, सी अर्थ और काम, डी कीर्ति और प्रीति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति और प्रीति। प्रश्न नंबर 26, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए गुलाब राय, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 27, आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 28, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। उक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? तो इसमें ए कीर्ति की प्राप्ति, बी सौंदर्यपूर्ण काव्य रचना, सी लोक मंगल और डी स्वांत सुखाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक मंगल। प्रश्न नंबर 29, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ए प्रतिभा, बी अध्ययन, सी अभ्यास, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 30 क्या है? काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? ए 2, ऑप्शन बी 3, सी 4, डी 5। तो काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? 2। तो दोस्तों हमने आज ये 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो कि काव्य शास्त्र से संबंधित हैं, परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। और ये मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट है बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, उसी से मैंने ये प्रश्न कराए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।